हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ये हमने देखा था। उसमें एक टर्म्स आ रहा था कि हमने बात करें रिएक्टिविटी सीरीज कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। आज हम उसी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो देखो, रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। तो द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स vertical arrangement of metals in order of decreasing reactivities in order of decreasing reactivities is called reactivity series. या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और एक्टिविटी सीरीज। या को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये हम लोग मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं। जब हम लोग मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर देते हैं, जब हम मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर देते हैं, और कैसे अरेंज करते हैं, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज के ऑर्डर में। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी मतलब कि उसकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे घट रही है। मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके नीचे वाला उससे कम रिएक्टिव है, उसके नीचे वाला उससे कम रिएक्टिव है, और सबसे नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव है। अगर इस फॉर्म में हमने उसको अरेंज कर दिया तो वो जो सीरीज बनेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। तो ये देखो, ये हमारा बना हुआ है, एक्टिविटी सीरीज। ये देखो, ये हमारा पोटेशियम जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और गोल्ड हमारा सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है हमारा गोल्ड है, और मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है, पोटेशियम है। और ये हमारा क्या है, एरो इधर बना है, इसलिए डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब इधर ये क्या है, इधर मैंने एक एरो बनाया है, इधर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल है इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, और ये हाइड्रोजन के नीचे जो है इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। इसलिए हाइड्रोजन के टर्म में बात करेंगे तो रिएक्टिविटी ऐसी होगी, ठीक। ऐसे जनरल में रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही होती है। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। और हमने जब बताया था कि एल्यूमिनियम से लेके आपका कहाँ तक बताया था, कॉपर तक। एल्यूमिनियम से लेके कॉपर तक में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये मैंने बताया था आपको। तो ये जो हैं ये आपका मेटल्स हैं, और ये इनका एक्टिविटी सीरीज है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, ये इसी ऑर्डर में ये होते हैं। और अगर कहीं पे सॉल्यूशन में आपका ऊपर वाला नीचे वाला दोनों है, तो ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे अगर मान लो कहीं पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक होता है,
पता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे मान लो FeSO4 है, FeSO4 है और आपके पास ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक जिंक मेटल है। अगर इसको रिएक्ट कराना होगा तो देखो क्या होगा। अब देखो Fe कहाँ है, आयरन ये है और जिंक ऊपर है। तो जिंक ऊपर है तो ये जिंक क्या करेगा, इस आयरन, क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इस आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो अब यहाँ से बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आगे की क्लास में आप पढ़ोगे, इसको अभी आप ध्यान मत रहो। हम तो बात कर रहे थे बस केवल ये जानने के लिए कि मेटल्स कैसे एक्टिविटी सीरीज में कैसा किनका रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसके लिए हमने आपको ये बता दिया, ठीक है। चलो, तो ये इधर क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। इधर क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, इधर रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। इरेज कर दिया जाए, चलो। तो ये याद रखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज को, इसको आप याद रखोगे तो बहुत काम देगा ये आपको। चलो, अब हम दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। कि जो भी मेटल्स हमारे पास हैं ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जो भी मेटल्स हमारे पास हैं ये अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखो होता क्या है, जो हमारे पास पोटेशियम है, पहले देखते हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम। जो हमारे पास पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम एंड कैल्शियम है, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये क्या करते हैं, ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ओके। जो सोडियम होता है, सोडियम जो होता है, सोडियम Na, ये क्या करता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बहुत ठंडे पानी से रिएक्ट करता है और ये क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखो ये एरो का मतलब है कि ये गैस है। एरो का मतलब गैस है, इसका मतलब ऊपर उड़ रही है, क्योंकि गैस हल्की होती है तो ऊपर उड़ती है, तो वो गैस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब यहाँ से अगर हम बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पोटेशियम हो, सोडियम हो, लिथियम हो, कैल्शियम हो, ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमने एक दिखा दिया कि सोडियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है।
ठीक है। अब देखो मेटल्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू आयरन, जो मेटल्स होते हैं मैग्नीशियम से लेके आयरन तक इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, in the activity series of metals react with steam ये भाप के साथ रिएक्ट करते हैं बट नॉट कोल्ड वाटर, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो भाप के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हमने ऊपर का देख लिया कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम जो रिएक्टिविटी से पढ़ी, उसमें ऊपर के जो चार हैं ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ये उसके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन जो मेटल्स हैं मैग्नीशियम से लेके आयरन तक, रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा, सामने रखिएगा कि मैग्नीशियम से लेके आयरन तक के जो मेटल्स होते हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ना कि हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो जैसे अब यहां पे देखा जाए कि मैग्नीशियम हमने लिया प्लस और हमने क्या ले लिया, स्टीम ले लिया, मतलब बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर नहीं, बॉइलिंग वाटर ले लिया, तो ये क्या बना लेगा, इसके हाइड्रोक्साइड बना लेगा, मैग्नीशियम MgOH का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम जो है लेस रिएक्टिव है देन सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर ले रहा है, लेकिन ये क्या है, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। हाँ, ये मैग्नीशियम जो है अगर आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराना चाहते हो तो काफ़ी देर बाद ही रिएक्ट करेगा थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी देर बाद रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर बॉइलिंग वाटर ले लिया, स्टीम ले लिया, तो उसके साथ तुरंत रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ये बॉइलिंग वाटर के साथ ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हमने ले लिया मैग्नीशियम और आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया स्टीम H2O, आपने क्या ले लिया, स्टीम, भाप ले लिया, बॉइलिंग वाटर लिया और स्टीम में डिफरेंस। अगर आपने मैग्नीशियम और स्टीम ले लिया, अभी ये आपने हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ तो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन अगर आपने मैग्नीशियम लिया और स्टीम ले लिया, केवल भाप ले लिया, तो ये क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो, चलो ऐसे ही मान लो आपने एल्यूमिनियम ले लिया। क्या ले लिया? एल्यूमिनियम प्लस स्टीम ले लिया। एल्यूमिनियम ले लिया और भाप ले लिया, तो ये रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, अगर हम इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखें तो एल्यूमिनियम हो गया Al प्लस स्टीम हो गया हमारा H2O। यहाँ से क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर इसको आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो। बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3। तो ये एल्यूमिनियम भी मेटल है, ये जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फिर ऐसे ही अगर मान लो आपने जिंक ले लिया, जिंक प्लस स्टीम, तो ये क्या बनाएगा भाई? जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। प्लस हाइड्रोजन, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाएगा। तो अगर हम जिंक को देखें तो जिंक का होता है Zn प्लस स्टीम हो गया H2O, ये क्या बना लेगा? ZnO प्लस H2। अब धीरे धीरे बच्चों आदत डालो रिएक्शन लिखने की। ठीक है, अब जो भी आते जाए जिंक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सब याद रखो आप। ओके, चलो और ऐसे ही क्या है कि आयरन जो होता है ये अगर रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो ये क्या बना लेगा? आयरन का ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब आयरन की बात करें तो आयरन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? Fe से, प्लस स्टीम को H2O से। ये आयरन का ऑक्साइड यहाँ पे क्या बनता है? Fe3O4। एक Fe2O3 होता है, लेकिन यहाँ पे Fe3O4 बनता है और आपका H2 गैस बनती है। ठीक है, अगर आप यहाँ बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे 3Fe कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। और देखो जो हम आपके और बाकी जो मेटल्स बचे, जैसे आपका टिन बचा Sn, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। लेड बचा Pb। ठीक है, टिन हो गया, लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम do not react with water or steam।
विथ वाटर और स्टीम। ये ना तो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि टीन, ऊपर के मैंने सारे बता दिए, टीन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये ना तो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, चलो तो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो भाई, अब देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने पे मेटल्स का क्या होता है। तो देखो क्या होता है, इसीलिए मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताई थी कि जो भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, reactive metals can displace any metal, can displace any metal, reactive metals can displace any metal less reactive than itself, लेस रिएक्टिव दैन इटसेल्फ। देखो इसका मतलब समझो कि कोई भी रिएक्टिव मेटल है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को हमेशा डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देगा। अब ये लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव कैसे पता करेंगे, इसी के लिए मैंने आपको क्या बताया, रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें आप देख लोगे जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, हमेशा वो अगर नीचे वाला का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। देखो कैसे, अभी समझाता हूँ। कहां से करेगा, फ्रॉम द ऑक्साइड, अगर कोई ऑक्साइड है या क्लोराइड है और सल्फेट ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल, less reactive metal, of the less reactive metal in solution or molten state, और molten state। अब जैसे मान लो इफ मेटल ए, कोई भी जनरल बात कर लेते हैं, इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी, ए जो है अगर बी को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, बी को कहां से, उसके सॉल्यूशन से, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, अगर ए मेटल बी को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हटा दे रहा है, इट मीन्स ए इज मोर रिएक्टिव, ए क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है देन बी, तभी वो उसको हटा पा रहा है। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करें कि हमने लिखा, अब देखो इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं कि मेटल ए हमने लिया प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन लिया बी का, तो जब ये रिएक्शन होगा तो ये, क्योंकि ए जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए हो जाएगा प्लस मेटल बी, बी मेटल हमको मिल जाएगा। जैसे अगर हम अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो हमने आयरन लिया, आयरन एक मेटल होता है, ठीक है, और हमने ले लिया कॉपर सल्फेट,
हमने यहाँ लिख दिया है कि ये जो सॉल्यूशन होगा ये आपका ऑक्साइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है। यहाँ हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया। अब देखो अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो आयरन जो आता है कॉपर से ऊपर आता है, आयरन जो होता है वो कॉपर से ऊपर होता है। जब वो आयरन कॉपर से ऊपर है तो इसके इस सल्फेट सॉल्यूशन से इस कॉपर को हटा देगा और आयरन यहाँ जाके बैठ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से कॉपर मेटल मिल गया। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो देखो ये हमारा होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 गिव्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा FeSO4 प्लस C। समझ में आया? तो इस कॉपर, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा के उसको अपनी को इसकी जगह बैठा दिया, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से। ठीक है, हो गया, लिख लीजिए। तो एक दो एग्जांपल्स और बता देते हैं आपको। इरेज किया जाए बच्चों, चलो चलो भाई। अब देखो जैसे मान लो हमने ले लिया मैग्नीशियम ले लिया, ठीक, और हमने ले लिया कॉपर का ऑक्साइड। हमने क्या लिया, एक तो मैग्नीशियम ले लिया और ये कॉपर का ऑक्साइड ले लिया, ठीक। अब फिर देखा रिएक्टिविटी सीरीज में, देखो कि मैग्नीशियम क्या कॉपर के ऊपर आता है, देखा तो हाँ आता है। जब ये कॉपर के ऊपर आता है तो यहाँ से ये क्या कर देगा, इसने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा के अपने बैठ गया और इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि अगर मान लो हमने मैग्नीशियम लिया, ठीक, और हमने ले लिया यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया। अभी तक हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था, अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ ऑक्साइड है, सल्फेट है या क्लोराइड है, बस ये देखा कि ये जो मेटल है ये जो है इससे कम रिएक्टिव है। क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसको भगा देगा। तो भगा देगा तो ये क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस C। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ याद रखनी है हम लोगों को कि कैसे सॉल्ट सॉल्यूशन से कोई मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना जरूरी है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं। अगर यहीं पे ये हो जाए, मान लो Cu होता प्लस MgSO4 का ट्वाइस होता, MgSO4 होता है, सॉरी MgSO4 होता है, तो अब थोड़ी होता है कि Cu Mg को डिस्प्लेस कर देगा, नहीं, तब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कॉपर कहाँ है, नीचे है, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ वाला मोर रिएक्टिव होना चाहिए। अब ये कम रिएक्टिव, इसको भगा थोड़ी पाएगा। ये तो उसी तरह बात हो गई कि जैसे एक बहुत हट्टा कट्टा लड़का है क्लास में और एक दुबला पतला है। अब दुबला पतला वाला जाके आगे बैठ गया फर्स्ट बेंच पे, अब वो हट्टा कट्टा आएगा तो क्या करेगा, उसको पढ़ के हटा के पीछे भेज देगा और अपने जाके वहाँ बैठ जाएगा। उसके बगल में जो लड़का है उसको उसके पास वहाँ बैठ जाएगा, उसको भेज देगा, पीछे भेज देगा एकदम अकेले। तो ये चीज़ है,
ठीक है। तो ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा, लेकिन कम रिएक्टिव वाला ज़्यादा को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, ये उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग अगला जो प्रॉपर्टी होगा वो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, तो वो हम लोग अगली क्लास में देखते हैं बच्चों कि एसिड के साथ रिएक्शन मेटल्स का क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।